नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला लेके आया हूं दोस्तों, जो आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स के बहुत सारे फायदों को मिलने का रास्ता खोल सकती है। जी हां, क्या क्या फायदे दिला सकती है माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, उसके बारे में जानेंगे। फैसला 12 फरवरी 2026 का है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के अपील को, भारत सरकार की याचिका को खारिज करते हुए माननीय कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जो आने वाले दिनों में हजारों करोड़ रुपए का भुगतान पेंशनर्स को करने के लिए सरकार को मजबूर करेगा। माननीय कोर्ट का यह फैसला दोस्तों, जी हां, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पूरा माननीय कोर्ट का फैसला आपको दिखाऊंगा, जजमेंट का कॉपी आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको लागू होते हुए भी ओआरओपी का फायदा नहीं मिला है, जिनको प्रीमेच्योर रिटायरी ना होने के बावजूद भी प्रीमेच्योर रिटायरी कहलाया जाता है और उनको ओआरओपी का फायदा नहीं दिया जाता है। या तो कुछ पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिनका बेसिक पे, सर्विस के दौरान का बेसिक पे रिवाइज हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से उनका पेंशन रिवाइज ना करके उनको फायदा नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ही एक केस का एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। ऐसे सैकड़ों हजारों पेंशनर्स होंगे जिनको आज के इस एग्जाम्पल से समझने को मिलेगा और फायदा भी मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में इन्हीं दो विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2026 को एक ऐसा फैसला सुना दिया जो पेंशनर्स का पूरा इतिहास बदल देगा। जी हां दोस्तों, कई सारे मुद्दे इस फैसले के आधार पर जो है सॉल्व हो सकते हैं। आगे समझेंगे, पूरा फैसला दिखाऊंगा क्या क्या हो सकता है। 18 महीने का डीएडीआर के एरियर पर कोर्ट केस पर डालेगा असर ये फैसला। जी हां दोस्तों, कैसे डालेगा वो भी आगे समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पीएमआर को ओआरओपी दिलाएगा ये आदेश। जी हां, वो भी समझेंगे। साथ ही साथ एरियर पर 3 साल के बंदिश को हटा दिया। जी हां, माननीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का ही एक जो जजमेंट है जो एरियर पर 3 साल का रेस्ट्रिक्शन लगाता है, उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले से 12 फरवरी 2026 को हटा दिया है, जो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके साथ ही साथ अब एरियर 1 जनवरी 1996 हो या तो फिर 1 जनवरी 2006 हो, जिसको जब से लागू है तब से एरियर मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सबसे पहले तो माननीय कोर्ट का जो जजमेंट का कॉपी आया है उसको आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, ये सामने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट देख पा रहे हैं, फैसला देख पा रहे हैं, ये 12 फरवरी 2026 का फैसला है, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला है और आने वाले समय में कितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए ये फैसला कई सारे फायदों का रास्ता खोलेगी और कई सारे कोर्ट केसेस को डिस्पोज ऑफ करेगी। जी हां दोस्तों, माननीय कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक नजीर के तौर पर देखा जाएगा। दोस्तों, फैसला हालांकि डिसेबिलिटी पेंशन को लेके है, लेकिन इस फैसले का असर किस तरीके से बाकी केसेस में भी पड़ेगा वो आगे आपको समझाऊंगा। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई दिनों की, कई सालों की सुनवाई करने के बाद ये फैसला नीचे वाले कोर्ट में, एएफटी में ऑलरेडी पेंशनर के फेवर में आ चुका था, लेकिन सरकार की तरफ से इस फैसले को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसी चैलेंज के बेस पर यह केस चला था। लेकिन इस केस में माननीय कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला सुनाया, ना सिर्फ इसमें वर्तमान का भुगतान करने के लिए बोला, बल्कि 1 जनवरी से 1996 से लेकर अभी तक का एरियर भुगतान के लिए बता दिया, जो आगे आने वाले समय में कई सारे पेंशनर्स को, कई सारे उम्रदराज वाले पुराने पेंशनर्स को फायदा दिलाने का काम करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट। चलिए, मसला क्या है वो फाइनल जजमेंट का जो फाइनल लाइन है उसमें समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि बेहद अहम फैसला है। इस फैसले से कई सारे जो पेंशनर्स हैं उनको लाखों रुपए का एरियर तक मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब देखिए, कंक्लूजन से हम समझते हैं कि माननीय कोर्ट ने कंक्लूजन में क्या कहा है। पैराग्राफ नंबर 23 में, फॉर द फोरगोइंग रीजंस वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन द अपील्स फाइल्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। साफ साफ दो टूक कह दिया कि
के ऊपर जितने भी बातें चली हैं, जितने भी बातें कही गई हैं, जितना भी कारण बताया गया है, उनके बेस पर हमें सरकार की इस अपील में कोई भी तर्क नहीं दिखाई देता, कोई भी मेरिट दिखाई नहीं देता, ये माननीय कोर्ट ने कहा। आगे कहा, अकॉर्डिंगली द अपील्स फाइल्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया आर डिसमिस्ड। इसीलिए भारत सरकार द्वारा फाइल किए गए सभी अपील्स को हम डिसमिस करते हैं। आगे सुनिए, द ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल व्हिच हैव बीन इम्पोज्ड इन सिविल अपील फाइल्ड बाय द एक्स सर्विसमैन, दैट इज इन सिविल अपील नंबर, यहां पर कुछ कोर्ट केस के नंबर्स दिए गए हैं। उसके आगे माननीय कोर्ट ने कहा है कि 2023, इन सो फार एज दे रेस्ट्रिक्ट द बेनिफिट ऑफ एरियर्स ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन टू 3 years preceding the filing of original application are quashed and set aside। यानी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट था, जो जजमेंट केवल 3 साल तक का ही एरियर पर रेस्ट्रिक्शन देता था, यानी कि कहने का मतलब है कि 3 साल से पुराना एरियर पेंशनर्स को नहीं मिल पाएगा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पर खारिज कर दिया, क्वेश कर दिया, कहने का मतलब है अब जो भी कोर्ट केस करेगा उनको जब से लेकर के एरियर का एंटाइटलमेंट है तब तक का एरियर मिलेगा। यानी कि अगर किसी का अगर 20 साल का एरियर बनता है तो 20 ही साल का एरियर देना पड़ेगा, 3 साल का रेस्ट्रिक्शन नहीं लग पाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से क्वेश्चन कर दिया गया है, जो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। The appellant in the aforesaid appeal are held entitled to disability pension, including the benefit of broadbanding due to them with effect from 1 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2006 as the case may be, along with interest 6% per annum। देखिए दोस्तों, ये जितने भी ऊपर वाले केस हैं, उन सभी केसेस में जिनको जब से भी लागू है ब्रॉडबैंडिंग, डिसेबिलिटी का ब्रॉडबैंडिंग, चाहे वो 1 जनवरी 1996 से हो और किसी को अगर 1 जनवरी 2006 से हो, तो उनको तब से लेकर के एरियर दिया जाए, साथ में 6% का पर एनम ब्याज भी दिया जाए। ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, बहुत कड़े अंदाज पे माननीय कोर्ट ने यह फैसला दिया है। आगे कहा है, अकॉर्डिंगली द अफोरसाइड अपील्स आर अलाउड पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी आर डिस्पोज्ड ऑफ। यानी कि माननीय कोर्ट ने कहा है कि सरकार की जो दलील है वो खारिज है और पेंशनर्स को तब से लेकर के एरियर दो जब से उनको लागू है, साथ में 6% का ब्याज भी दो। देखिए, माननीय न्यायमूर्ति पमिदी घंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे, ये दो जजों के बेंच ने ये फैसला दिया है 12 फरवरी को, जो आने वाले समय में एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में काम करेगा दोस्तों, और बहुत सारे पेंशनर्स और कर्मचारियों को ये फायदा दिलाएगा। ना सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन के केस में इस जजमेंट से और भी कई सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती हैं दोस्तों। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सबने अभी जजमेंट का कॉपी देखा दोस्तों, अब इस जजमेंट से कैसे इन मुद्दों पर असर पड़ेगा उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो 18 महीने का डीएडीआर के एरियर पर कोर्ट केस पर डालेगा असर। कैसे डालेगा दोस्तों? वैसे भी आज से लगभग 1 हफ्ते पहले एक और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रखा है जो डीएडीआर के एरियर को ही लेकर है, वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों को लेकर के। इसका मतलब है उस फैसले के जरिए माननीय कोर्ट ने यह माना है कि डीएडीआर कोई खैरात नहीं है, यह अधिकार है कर्मचारियों पेंशनर्स का। यह जब माना है तो अब इस फैसले से ये एक गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि ये कहावत है कि ये कहा जाता है कि जिन फैसलों से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है, इस तरीके का फैसला माननीय कोर्ट नहीं देती है, लेकिन माननीय कोर्ट ने दे दिया। ये जो फैसला दिया है जिसमें 3 साल का एरियर का जो बंदिश उसको हटा दिया है, जिसमें जनवरी 1996 से जनवरी 2006 से एरियर भुगतान करने का जो आदेश सुनाया है, ये आदेश आने वाले समय में हजारों करोड़ रुपए का इंप्लीकेशन करेगी दोस्तों। इसका मतलब है माननीय कोर्ट ज्यादा पैसों वाले मसले पर केवल सरकार को हिदायत देगी। उस मिथ को, उस गलतफहमी को माननीय कोर्ट ने अपने इस 12 फरवरी 2026 के आदेश से दूर कर दिया है। कहने का मतलब है अगर माननीय कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर का मुद्दा पहुंच जाए तो चाहे उसमें कितने भी हजार करोड़ रुपए का मुद्दा क्यों ना हो, माननीय कोर्ट उस पर भी फैसला दे सकते हैं। इस कोर्ट के जजमेंट से यह प्रमाणित होता है। साथ ही साथ माननीय कोर्ट ने पिछले अपने फैसले में यह भी बोला है कि डीएडीआर का जो एरियर है वो कोई खैरात नहीं है,
वो अधिकार है कर्मचारियों और पेंशनर्स का। तो इन दोनों जजमेंट्स को अगर आप को रिलेट करके देखें, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन को लेकर के ये जजमेंट क्लैरिफाई करता है, और डीआर का एरियर का एप्लीकेबिलिटी को लेकर के पिछला जजमेंट क्लैरिफाई करता है। यानी कि 18 महीने का डीआर का एरियर का मुद्दा अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट जाए तो ये जो जजमेंट है ये उस पर असर डालेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब अगला पॉइंट जो था, मैंने कहा था पीएमआर को भी ओआरओपी दिलाएगा ये आदेश। जी हाँ, ये आदेश क्यों दिलाएगा? क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जो माननीय एफटी का जजमेंट आ जाने के बाद भी गलत जो है गाइडेंस में आकर के सरकार की तरफ से उसको अपील किया जाता है। जो अधिकारी बैठे हुए हैं जो गलत गाइडेंस करते हैं सरकार को, वो ले जाकर के इसको अपील करने के लिए बोलते हैं। अब कहीं ना कहीं वो अपील उल्टा पड़ गया है इस केस के जजमेंट में। अब ये जजमेंट इसी बात को तय करता है कि अगर आप पीएमआर का केस अगर आगे ले जाएंगे, पीएमआर का केस भी आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, तो हूबहू इसी तरीके से 12 फरवरी 2026 का जैसा ही फैसला आएगा। इसलिए अब आगे ये दबाव रहेगा कि केस को आगे ना बढ़ाया जाए, ताकि कहीं ओआरओपी में ओआरओपी 1 से ना एरियर देना पड़े, जिस तरीके से इसमें फैसला सुना दिया। इसलिए जो आपको देना है प्रीमेच्योर को जल्दी जल्दी से लागू करके दे दीजिए, अपील करने के चक्कर में ना रहें। इसीलिए बोल रहा हूं प्रीमेच्योर को भी ओआरओपी दिलाएगा ये फैसला। ये उस केस को लेकर फैसला नहीं है, लेकिन ये एक उस फैसले पर भी असर डालने वाला फैसला है। चलिए अब अगला जो है, एरियर का 3 साल का बंदिश तो हटा ही दिया है, आपने देख ही लिया, और साथ ही साथ 1996 से लेकर 2006 से लेकर के एरियर भुगतान का आदेश भी माननीय कोर्ट ने दे दिया। तो ये बहुत ही शानदार जजमेंट है, बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श ने आखिरकार भुगतान किया ₹77,282 का एरियर, साथ में नया पीपीओ भी किया जारी, प्रीमेच्योर ना होते हुए भी प्रीमेच्योर बना दिया था। जी हाँ दोस्तों कुछ पेंशनर्स को प्रीमेच्योर ना होते हुए भी प्रीमेच्योर बना दिया जाता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन जिन पेंशनर की मैं बात कर रहा हूं उनका पहले पीपीओ देखिए, ये सामने पीपीओ देखिए, ये पुराना पीपीओ है। अब इस पीपीओ में उनका बेसिक अगर आप देखेंगे, हवलदार रैंक के ये रिटायरी हैं, उनका बेसिक 37,000 था रिटायरमेंट के टाइम में, मिलिट्री सर्विस पे 5200, क्लास पे 450 रुपए, तो इसको मिलाकर के उनका पेंशन 21,325 किया गया था। अब रिटायरमेंट के टाइम के हिसाब से तो ये सही था, क्योंकि उनके पीपीओ में जो भी एंटाइटलमेंट थे उसके हिसाब से उनका पेंशन बनता है, जो कि मैं आपको समझाना चाहूंगा। बेसिक था 37,000 रुपए, और जो एमएसपी था 5200 रुपए, और उनका जो क्लास पे था उनको 450 रुपए, और टोटल मिलाकर के बन रहा था 42,650 रुपए। और इसको आधा करेंगे तब उसका पेंशन निकलता है, बेसिक पेंशन 21,325 रुपए, और 21,325 रुपए उनका पेंशन फिक्स किया गया था रिटायरमेंट के टाइम में। ये तो ठीक था, लेकिन इनका बेसिक में बढ़ोतरी हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका फायदा उनको नहीं मिला था। लेकिन सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद उनको यह फायदा मिला। अब नया पीपीओ जारी हुआ है, उसको देखते हैं। चलिए अब ये वाला नया पीपीओ देखिए दोस्तों। जैसे ही पेंशनर को पता चला कि उनका बेसिक में बढ़ोतरी हो गया है, सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जब उन्होंने कार्रवाई किया, तब जाकर के उनको ये पीपीओ जो है जनरेट हुआ है। आप देखिए, और इस पीपीओ में अगर आप देखेंगे तो उनका बेसिक पे को 37,000 से 38,100 कर दिया गया। ये देखिए 38,100, मिलिट्री सर्विस पे 5200, क्लास पे 450, और इसको जोड़ करके इनका बेसिक पेंशन उनका रिटायरमेंट के डेट से यानी कि जनवरी 2018 से उनका बेसिक पेंशन कितना किया गया, 21,875 रुपए किया गया। क्योंकि इस बेसिक बढ़ोतरी के साथ साथ उनका बेसिक पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गया, और जिस वजह से उनका हर चीज में, हर एंटाइटलमेंट में बढ़ोतरी हो गया, और इसी का एरियर अब इन पेंशनर को मिल चुका है दोस्तों, जो उनको 77,000 के आसपास जो एरियर मिल चुका है। अब दोस्तों इन पेंशनर को जो एरियर मिला है, इनको अभी फिलहाल तो इनका जो पीपीओ में एट ऑन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रीमेच्योर रिटायरी नहीं है, ये मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट आए हुए रिटायरी हैं। तो इनको ओआरओपी का भी फायदा मिलेगा। इनको बेशक अब इस पीपीओ के जरिए ओआरओपी का फायदा नहीं दिया गया, क्योंकि जुलाई 2024 से भी उनका पेंशन उतना ही रखा गया। देखिए 21,875, ओआरओपी 3 जो है रिवाइज नहीं किया गया। लेकिन चूंकि पेंशनर ने जो जानकारी दी है, उनका रिटायरमेंट डिसेबिलिटी के बेस पर हुआ है, उन्होंने सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट को अनविलिंग करने की वजह से उनका रिटायरमेंट हुआ है। तो यहाँ एट ऑन रिक्वेस्ट नहीं आएगा, ये पेंशनरी बेनिफिट के आधार पर इनको इनवैलिड आउट माना जाएगा।
क्योंकि डिसेबिलिटी जो बेस पर आते हैं उनको इनवैलिड आउट माना जाता है। इनको OROP 3 का फायदा भी मिलेगा। पीपीओ जारी होने के बाद 21,875 रुपए उनका बेसिक पेंशन हो चुका है, जिसका एरियर का भुगतान उनको हो गया। ये देखिए मैसेज, उनको 10 फरवरी 2026 को एरियर का भुगतान हो चुका है। पेंशनर ने एक वीडियो संदेश भेजा है, पहले उसको सुन लेते हैं। जैन सर, मैं एक्स हवलदार MD आबिदुद्दीन 45 AD रेजिमेंट सर। मैं 2018 में रिटायर्ड हुआ सर। रिटायर्ड होकर आया तो मेरे को पेंशन 21,325 रुपये के हिसाब से मेरे को मेरा बेसिक दे रहा था सर। अभी भी वही मेरे को मिल रहा था। वो उसके बाद मैं रिटायर्ड होने के बाद OROP 2 OROP 3 लागू हुआ सर। वो लागू हुआ, उसमें मेरे को इन्वॉल्व नहीं किया और मेरे को स्पर्श का PPO भी इशू नहीं हुआ सर। तो मैं सैनिक पाठशाला के थ्रू सर को अप्रोच हुआ। सर ने मेरे को गाइड किया। सर इस तरीके से CP ग्राम में अपना प्रॉब्लम को रेज कीजिए, जनरेट कीजिए बोला, तो मैं जनरेट किया सर। तो मेरे को 2 दिन के अंदर फिर मेरे को वहाँ से रिप्लाई मिला। मेरे को OROP 2 के हिसाब से मेरे को लमसम अमाउंट भी मिल गया सर। थैंक यू सर, जय हिंद सर। कोई इसमें सर के तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को काम करे। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब इनको ये एरियर मिल गया है। अब इनको OROP 3 का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि ये मेडिकल के बेस पर पेंशन आए हैं। जो भी डिसेबिलिटी होने के बाद जो सेल्टेड अपॉइंटमेंट के लिए खुद अनविलिंग करके आए, चाहे CO साहब ने अनविलिंग करके भेजा हो, वो इनवैलिड आउट कहलाएंगे। उनको प्रीमेच्योर रिटायरी नहीं कहा जाता है। तो ऐसे इनवैलिड आउट केस में OROP लागू है। जो इनको नहीं मिला है, इनको आगे दिलाने का काम सैनिक पाठशाला से किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।